हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीडीपी के, जो पिछले साल 8 जनवरी 2020 को जूनियर का पेपर हुआ था। ये वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। तो देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आप अच्छे से जानते होंगे। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। और स्किनर का सिद्धांत था आर्य सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था एसआर सिद्धांत। और कौन कौन से सिद्धांत है स्किनर के? पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया है? तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? जैसा कि ऊपर मैंने बताया, एसआर सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक का। और क्रिया प्रसूत किसने दिया है? स्किनर ने। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है। तो क्या नहीं होगा? क्रिया प्रसूत व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा है? तो जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम की गेने की अधिगम सोपानकी में 8 चरण होते हैं, जिसमें उसने स्टार्टिंग के जो 4 चरण हैं उनको बिहेवियर कहा है, और आखिरी के जो 4 हैं उनको संज्ञानात्मक बताया है। तो सबसे पहला चरण इसमें पूछा गया है कि निम्न स्थान पर कौन सा अधिगम सोपानकी का चरण है? तो निम्न स्थान पर आता है संकेत अधिगम। इसको सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं। और कौन कौन से? पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा है चेंजिंग, चौथा है बल्पल, पांचवा है मल्टीपल, छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग, सातवां है रूल लर्निंग, और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो श्रृंखला अधिगम भी आ गया, संकेत अधिगम भी आ गया, शाब्दिक अधिगम आ गया। कौन सा नहीं है? वृत्तीय अधिगम नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? तो शिक्षण करते दौरान आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है वो किसका? इसमें देखिए, शिक्षण के दौरान आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बालक शाब्दिक संचरण के माध्यम से सीखता है और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? देखिए, क्वेश्चंस में ज़्यादातर नहीं है ही पूछा है। तो कौन सा नहीं है? पहले हम आपको आंसर बताते हैं। पुनर्बलन यानी कि रिइंफोर्समेंट, ये नहीं है। और कौन सा संप्रेषण का माध्यम होता है? माध्यम भी है, प्रतिपुष्टि भी है, और अंतःक्रिया भी है। तो आपका कौन सा ही होगा? पुनर्बलन जो है वो नहीं है, क्योंकि ये बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपागम होते हैं, लेकिन ये इसकी उपलब्धि में भलीभांति जो है वो सहायता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदित मना बालकों में शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? देखिए, पहले सबसे मंदित मना क्या होता है? जो बालक मंदबुद्धि होते हैं उनको मंदित मना कहते हैं। ये जो होते हैं वो जन्म से ही ऐसे बालक होते हैं, थोड़े समस्यात्मक बालक होते हैं। तो इसमें पूछा गया है किनको मंदित मना बालकों की शिक्षा है तो कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इनके लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? व्यक्तिगत अनुदेशन। ये इनके लिए महत्वपूर्ण उपागम रहेगा, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की असफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय करके बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब बालक का पिछड़ापन दूर होगा तभी उनके मंदित मना बालकों की समस्याओं का हल होगा, जो व्यक्तिगत रूप से ही किया जा सकता है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखिए, आप इसमें दूर से ही पहचान पाते हैं बालकों की विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और अगला है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो जैसा आप अच्छे से जानते होंगे कि साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो गुणात्मक होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये गलत होगा। या तो लिखा होता है वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया, या तो लिखा होता है विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया, तो सही हो जाता। समझ गए आप? हाँ, अगला क्वेश्चन है क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से ही स्पष्ट है, क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक होती है, दूसरी मानसिक होती है। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? देखिए, जैसे कि पियाजे की पहली संज्ञानात्मक अवस्था की पहली अवस्था है पुनर्संक्रियात्मक अवस्था। उसमें क्या होता है कि अब बालक जो है सीखना प्रारंभ करता है, हर चीज़ का सुनने का बोलने का अनुभव प्राप्त करता है, और उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो ये इसी अवस्था से मिलता जुलता है। आपका आंसर सही हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा हुआ है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉयड जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जो थे उन्होंने इसको किया है, और इन्होंने व्यक्तित्व के गुण से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है। और इससे संबंधित कौन कौन से? देखिए, आइजैक संबंधित है, कैटल संबंधित है, आलपोर्ट संबंधित है, और ये गार्डनर संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉयड, ये संबंधित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है रचनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसको क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा उद्भवन। उद्भवन का मतलब है इंक्यूबेशन। देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है, ठीक है, जिसमें असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। जो भी असंगत सूचनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसको उद्भवन या इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका उद्भवन। आगे बढ़ते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है ध्वनिग्राम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा रचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया गया है? तो रचनात्मक को सबसे अच्छे ढंग से रचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया गया है। देखिए, आप रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आप तभी दिखा सकते हो जब आपको एक फ्रीडम मिले, आपको एक व्यापक टॉपिक मिलना चाहिए बोलने के लिए। तो इसमें कौन सा व्यापक है? आप खुद सोचिए, खुद बताइए, इसे कौन बता सकता है? इसका क्या होगा? एक आंसर होगा। आप इसका उत्तर बता सकते हैं? यस और नो, इसका भी एक आंसर होगा। सही उत्तर बताइए। ओके, ठीक है, एक आप में कोई भी, लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसे कितने तरीके से हल किया जा सकता है? कितने ज़्यादा तरीक़ों से हल किया जा सकता है। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि इसमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये लिखा हुआ है प्रभावशाली लिखा हुआ है प्रभावशाली शिक्षण। अगला आंसर आपका क्वेश्चन सा सुमेलित कीजिए।
देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फ्रायड हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के। और हल किसका है? हल में प्रणोद, हल प्रणोद अवकलन सिद्धांत मैक्डूगल है आपका। मूल प्रवृत्ति 14 मूल प्रवृत्ति बताई मैक्डूगल ने। और मैस्लो की आवश्यकता यानी नीड थ्योरी पे इन्होंने वर्क किया था। तो इसका सही बन जाएगा 4231। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैंने आपको आज 15 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट डे हम आपको अगले 15 क्वेश्चन कराएंगे। कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमको ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुशी खुशी पढ़िए। थैंक यू सो मच।